So, hello everyone. Today I want to start with positive quote. अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम 2025 और 26 के इन वीडियोस के अंदर। दोस्तों तैयारी जिद की और क्लास 10th और 12th के जो भी एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सभी को हम डिटेल में इन वीडियोस के अंदर कवर करते हैं। दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। 100% क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आएंगे। 100% क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही कम ऐसे टीचर होंगे जो आपको 100% क्वेश्चंस की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100% क्वेश्चंस की गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये क्लास 2 है। यदि दोस्तों आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो क्लास 1 का वीडियो चैनल पर जाइए और फटाफट से क्लास 1 देख लीजिए। वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताया था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इसे इन चैनल को हम सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक लाइन दोस्तों है यहाँ पर, पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से। ठीक है, यानी इस इन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम की धमाका सीरीज है, यहाँ पे हम ये टारगेट करते हैं कि हम पूरे ग्रामर के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करें। चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और डू एज डायरेक्टेड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, चेंज इनटू अफर्मेटिव। ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बार आप वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर ठीक है, कि आगे आने वाले वीडियो से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं। जैसे आप कहेंगे वैसे ही ठीक रहेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये बैकग्राउंड कलर ठीक है। मैं समय समय पे बैकग्राउंड कलर चेंज करता रहूंगा और जिस कलर में आप परफेक्ट है कंफर्टेबल होंगे वो आप बता देंगे। ठीक है, चलिए। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, लिखा है दोस्तों चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को जानने के लिए, जैसा कि अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे इन डिटेल्स, तो लॉजिक नंबर 1 की बात करना चाहेंगे। लॉजिक नंबर 1 में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। When we talk about the affirmative sentence, जब भी दोस्तों affirmative sentence की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी सेंटेंस की, affirmative sentence की। दोस्तों affirmative sentence ऐसे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जो कि क्या करते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमें क्या डिलीवर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस इज अ sentence. Positive sentence is a sentence that that makes a that makes a positive statement. That makes a positive statement. दोस्तों ऐसे सेंटेंस जो कि हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, इसी वजह से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंसेस ये दोस्तों पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, इसी वजह से इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस, तो इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं इसी वजह से इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको लिखा देता हूँ। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा। तो जब भी कहीं आपको टू एज डायरेक्टेड में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आएगा तो अफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे
सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें लिखना होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद हमें लिखना होता है क्या, ऑब्जेक्ट। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टेंसेस भी होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर उन सेंटेंसों में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती नहीं, तो हम सीधे सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद ही क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मेन वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज आप करेंगे, ठीक है। तो बेसिक तरीके से ये सेंटेंस है। तो चलिए इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस का, मैंने आपको बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है, पहले सेंटेंस का राइट आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों पहले सेंटेंस में कह रहा है ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, तो ये सवाल बहुत आसानी से बनेगा। पहले सेंटेंस में हमें क्या बनाना है, पहले सेंटेंस में दोस्तों हमें बनाना है इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इसको बनाएंगे ही, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो हम जब इसको बनाएंगे तो हमने लिखा ही डज, डू की सेकंड फॉर्म क्या, डू की एस फॉर्म क्या, डज, ही डज हिज, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, और फिर मैंने विल लिख दिया। दोस्तों हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में अफर्मेटिव बनाना था, तो हमने इसका अफर्मेटिव बना दिया, ही डज हिज वर्क विल, ठीक है। ही दोस्तों कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने मेन वर्ब में, इसी वजह से हमने मेन वर्ब में यस या यस फॉर्म का यूज किया है। दोस्तों जब भी हम इस विल की बात करते हैं तो ये विल जो है वो यहाँ वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ वर्क जो है वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्क एक वर्ब है। तो ऐसे वर्ड जो वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो विल यहाँ पर एडवर्ब है। दोस्तों दो शब्दों की बात मैं यहाँ पर आपसे करूंगा। सबसे पहला शब्द है आपके सामने गुड। दोस्तों गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन जब मैं गुड्स की बात करता हूँ तो गुड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुएं, गुड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुएं, अच्छे नहीं होता गुड्स का मतलब, ठीक है। ये बात अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। दोस्तों जब भी हम विल की बात करते हैं तो विल का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड विल। तो दोस्तों जब भी हम इस गुड की बात करते हैं ना तो गुड इंग्लिश में एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है, और विल की जब भी हम बात करते हैं ना तो विल जो है वो एडवर्ब की तरह से फंक्शन करता है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा रोहित, रोहित, रोहित इज अ रोहित इज अ गुड गुड विल, गुड विल बॉय। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहेंगे। यहाँ पर मैं रोहित की क्वालिटी को शो कर रहा हूँ, रोहित एक नाउन है, और ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो बताइए एडजेक्टिव गुड है कि विल, तो आपने कहा सर एडजेक्टिव जो है गुड है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल मैं यहीं पर और लिखना चाहूंगा आपके सामने। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ही प्लेड, ही प्लेड, ही प्लेड वेल और गुड, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ। तो आपने लिखा ही प्लेड, तो यहाँ पर प्लेड की क्वालिटी को शो किया जा रहा है, और प्लेड एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वेल। चलिए होप करता हूँ दोस्तों आपने ये वाला लॉजिक भी समझा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं कि दूसरे सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दूसरा सवाल है दे स्पीक्स द ट्रुथ, निगेटिव बनाना है। दोस्तों कल भी हमने आपको बताया था, दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, दे स्पीक्स द ट्रुथ, इसका निगेटिव बनाना है। तो क्या एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि दे आर सेलिंग देयर हाउस, ऐसा है, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेन लिखिएगा, ये पूरी की पूरी चीज़ नोट्स में नोट करते जाइएगा। जब भी दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है
जो बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। यह एक ऐसा टेंस होता है जो हमें बताता है कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है हैज और हैव, और इसके बाद हमें लिखना होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का। ठीक है, चलिए तो यहीं पर सेकंड में आपको प्रेजेंट का परफेक्ट ही बनाना है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट तो बहुत आसान है। दे, दोस्तों दे की जब भी हम बात करते हैं तो दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो बताइए कल भी हमने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस सी एस, सिंगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, हैव जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और हैव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो दे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप हैव लगाइए, और इसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिंग का क्या हो जाएगा, शोल्ड, शोल्ड हो जाएगा, और इसके बाद देयर, इसके बाद दोस्तों हो जाएगा क्या, देयर हाउस। दोस्तों यदि आपने होम और हाउस के बीच में डिफरेंस नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल पर बहुत अच्छे से बताया है मैंने होम वर्सेस हाउस का डिफरेंस। दोस्तों यहाँ पर आपने दो शब्द अक्सर सुने होंगे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। एक शब्द है दोस्तों THEIR, और एक शब्द है THERE। दोस्तों इन दोनों को ही देयर पढ़ा जाता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। दोस्तों जब भी हम इस THEIR की बात करते हैं तो देयर के बाद दोस्तों हमें हमेशा नाउन देखने को मिलता है, यानी ये देयर जो है दोस्तों ये इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव होता है। नोट कीजिए, ये होता है कैसा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमें देखने को मिलता है क्या, चलिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा देयर, मैंने यहाँ लिखा देयर फादर, देयर फादर इज टाल। तो देखिए फादर क्या है, यहाँ नाउन है, और ये देयर जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो ये देयर का लॉजिक है। और जब भी हम इस THER की बात करते हैं तो दोस्तों ये THER इंग्लिश में एडवर्ब भी हो सकता है, दोस्तों ये एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, और इसके अलावा दोस्तों ये प्रोनाउन भी हो सकता है। बहुत डिटेल से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको शायद ही यूट्यूब पर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि द द कीज, द कीज आर देयर, द कीज आर देयर। चलिए मैं इसका लॉजिक एक आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब भी हम इस देयर की बात करते हैं ना, तो देयर की जब भी हम बात करते हैं तो इस देयर के साथ, देयर के साथ दोस्तों इज का भी यूज कर सकते हैं, इस देयर के साथ हम आर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा देयर, मैंने लिखा देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन इन माई बैग। ठीक है, इन माई बैग, तो यहाँ देयर क्या हो गया, यहाँ पर देयर हो गया दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या देखने मिलता है, वर्ब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, शायद हमने सेकंड क्वेश्चन ही सॉल्व किया, बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी स्पीक्स द ट्रुथ, इस सेंटेंस को दोस्तों निगेटिव बनाना है। सी स्पीक्स द ट्रुथ, और ये बहुत इजी सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप भी आसानी से बना सकते हैं। इसको निगेटिव में चेंज करना है दोस्तों। सी के साथ स्पीक्स लिखा है, इसका मतलब सी के साथ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी के साथ स्पीक्स लगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ब में यस यस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती हैं। वो कैसी वर्ब मानी जाती हैं, वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती हैं। ठीक है, और जिन वर्बों में यस यस नहीं लगा होता वो वर्ब बेसिकली कैसी वर्ब मानी जाती हैं, प्लूरल वर्ब मानी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल में इसने कहा है सी स्पीक द ट्रूथ चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये जब जिस वर्ब में यस यस लगता है वो कौन से सेंटेंस, वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है, वो तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और साथ में क्या, ऑब्जेक्ट। चलिए इसका निगेटिव बनाइए। इसका निगेटिव बनाने के लिए हमने लिखा सी,
सी के साथ डू लगेगा, डज बिल्कुल ठीक कहा आपने, शी डज नॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेन वर्ब की चाहे लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, स्पीक द ट्रूथ। चलिए तो इस तीसरे का भी आंसर हमने आसानी के साथ कर लिया है। चलिए फोर्थ सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देखते हैं दोस्तों फोर्थ सवाल हमारे सामने क्या है। फोर्थ सवाल हम लोग ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। ही टीच हिंदी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ गया पैसिव वॉइस का लॉजिक। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक एक टेंस बताऊंगा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले दोस्तों आता है इसमें सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएच, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब भी हम इसके पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, फिर ये ऑब्जेक्ट जब अपन लगाए तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बना देंगे। इस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम लगाएं और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। दोस्तों पैसिव में हमेशा व हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसिव की मिनिमम कंडीशन ये कहती है कि पैसिव में आप हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। इसके बाद दोस्तों इसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम नाम दे सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, कोई भी पैसिव हो। इसके बाद दोस्तों आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों आप यूज करेंगे आगे जो भी इसका डूअर होगा, यानी कि जो भी इसका एजेंट होगा, ठीक है, जो भी इसका एजेंट होगा, ठीक है, जो भी इसका एजेंट होगा। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने पैसिव लिखा है, पैसिव बना सकते हैं बेहद आसानी के साथ। ही टीच हिंदी, इसका पैसिव बनाना, सेंटेंस चेक कर लेता हूँ, यही सेंटेंस है, जी हाँ यही सेंटेंस है, ही टीच हिंदी। इसका राइट आंसर मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसका आंसर बनाने की कोशिश की। चलिए देखिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। दोस्तों हिंदी एक सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। कई बार दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दो जो कि देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर ही है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि सिविक्स हो गया, है ना। हिंदी की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का यूज करें। दोस्तों यहाँ पर इसका निगेटिव बनाते, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हिंदी इज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव की मिनिमम कंडीशन ये कहती है कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो मैंने लिखा हिंदी इज टॉट, इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वाई प्रीपोजिशन लगाइए और ही को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। चलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं आपको, आपने इसे बेहद आसानी के साथ इजिली तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेक्स टी। अब दोस्तों अगर आपने इस पैसिव वॉइस को समझ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को समझ लिया है, तो फिर एक सेंटेंस आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि व्हाट विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इससे कमेंट बॉक्स में आप पिन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दे प्लक फ्लावर्स। इसका पैसिव मैं आपको बना देता हूँ, वैसे तो आप इसका भी पैसिव बना लेंगे अगर आपने पैसिव के स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से समझा है, ठीक ढंग से अंडरस्टैंड किया है, तो इसका पैसिव भी आप इजीली बना सकते हैं। बट फिर भी चलिए इसका पैसिव मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव है, ठीक है दोस्तों। हम जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे प्रोसीड होते जाएंगे उस अकॉर्डिंग हम और भी टेंसेस के पैसिव वॉइस कवर करते जाएंगे, ठीक है। वर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने फ्लावर्स। दोस्तों फ्लावर्स लिखा है ना, फ्लावर्स कैसा सब्जेक्ट है, फ्लावर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे डेफिनेटली, फ्लावर्स आर। अब दोस्तों प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग्ड,
ठीक है। इसके बाद आप वाई लगाएंगे और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज टेकन टी, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए चलिए मैं आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले लिख कर बताता हूँ। अगर मैंने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दिया तो ये सेंटेंस आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप इसे बेहद ईजी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी इंट्रोगेटिव हो, कोई भी इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड, द फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन एंडेड, एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन एंडेड। दोस्तों जब भी हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हुए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। ओपन एंडेड की जब भी हम बात करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं या फिर आप WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी का स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड की तरह से ही रहेगा, बट इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड डेफिनेटली लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी आपको भूलना ही नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और चलिए इसका इंट्रोगेटिव मैं बना देता हूँ। ही हैज़ टेकन टी, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हैज ही टेकन टी, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए दोस्तों। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया किसी भी क्वेश्चन में तो आपको एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये बोर्ड का रूल है। बोर्ड का रूल ये कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको आया है और आपने पूरा का पूरा सेंटेंस इजिली करेक्ट किया है बट आपने क्वेश्चन मार्क नहीं मेंशन किया है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने 7 क्वेश्चंस कवर किए जिसमें से एक आपका होमवर्क रहेगा। तो इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और पूरे के पूरे वीडियोस का बेनिफिट उठाते रहिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ दोस्तों हमने स्टार्ट की है बोर्ड धमाका सीरीज, इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर राइट कर पाएँ और हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो एक छोटा सा कमेंट आप पिन कर सकते हैं इस वीडियोस के रिव्यू को लेकर। तो थैंक यू सो मच। तीसरी क्लास में आपसे मिलते हैं, इंतज़ार रहेगा कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाएँ। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। थैंक यू।